तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो बुद्धि के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इतना सिद्धांत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस सिद्धांत पर जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है त्रिआयामी सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। जेपी गिलफर्ड, जॉय पॉल गिलफर्ड के नाम से इनको जाना जाता है। इस सिद्धांत के कौन कौन से नाम है जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहले नंबर पर ध्यान रखना त्रिविमीय सिद्धांत। इस त्रिविमीय को कहा जाता है 3D, इसलिए 3D मॉडल के नाम से जानते हैं। 3 डायमेंशनल थ्योरी, बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि की जो संरचना है उसको फिर अंग्रेजी में नाम दिया जाता है SOI मॉडल। SOI मॉडल का मतलब क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से। घनीय संरचना सिद्धांत, घननुमा स्ट्रक्चर को लेकर के अपन यहां बात करते हैं, इसलिए हमने घनीय संरचना सिद्धांत का, उसी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक मॉडल। घन को क्यूबिक कहा जाता है। प्रक्रिया विषय वस्तु उत्पाद का सिद्धांत, तो प्रक्रिया विषय वस्तु उत्पाद है उसका सिद्धांत, इसी को कहा जाता है OCP मॉडल, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट। OCP मॉडल के नाम से भी अपन सिद्धांत को जानते हैं। अब इस सिद्धांत के अंदर प्रश्न बनता है, पहला त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफर्ड ने। दूसरा प्रश्न बनता है जेपी गिलफर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, त्रिआयामी सिद्धांत या फिर कोई सा भी नाम यहां पर आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अंदर पूरी स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को यहां पर बताया गया है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर आपके सामने अभी बनाई है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 प्रकार की विषय वस्तु है। एक 3 प्रकार की विमाएं, मतलब विषय वस्तु कहने वाला 3 प्रकार की विमाएं, 3 प्रकार के खंड है। पहला नाम है यहाँ पर प्रक्रिया संक्रिया का, दूसरा नाम है यहाँ पर विषय वस्तु का, और तीसरा नाम है यहाँ पर उत्पाद या परिणाम का। इसके अंदर प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न कहाँ से बनता है, जैसे अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, रीट प्री के एग्जाम में प्रश्न आया था। रीट प्री के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था इतना सा कि बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत के अंदर सही क्रम बताइए। उसमें उसने लिखा हुआ था, किसी के अंदर कंटेंट को आगे लिखा, किसी के अंदर प्रोडक्ट को आगे लिखा, किसी में ऑपरेशन को आगे लिखा। मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है OCP। कुछ किताबों में आपको COP मिल जाएगा, लेकिन OCP के रूप में अपन बात करते हैं। O का मतलब ऑपरेशन, ये प्रक्रिया आपकी है। C का मतलब कंटेंट जो आपकी विषय वस्तु कहलाएगी। P का मतलब प्रोडक्ट जो आपका उत्पाद कहलाएगा। इनकी खंड की संख्या 120 150 180 है। कैसे हुए वो, उसकी हम चर्चा करते हैं। आई का मतलब मैंने यहां पर लिखा इंटेलिजेंस के नाम से, बुद्धि के रूप में। पहले O की संख्या कितनी थी, 5। C की संख्या कितनी थी, 4। मैंने भी लिखा हुआ है 5 + 1, तो ये पहले 5 है। यहाँ लिखा हुआ है 4 + 1, तो पहले ये 4 है। और P की संख्या कितनी थी, ये पहले भी 6, अभी भी वर्तमान में 6। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने खंड हो गए, 120। इस आधार पर बुद्धि के 120 खंडों की चर्चा गिलफर्ड ने करी। लेकिन फिर सिद्धांत के अंदर संशोधन हुआ तो O की संख्या तो 5 की 5 ही थी। पहला संशोधन हुआ इसमें C में, कंटेंट में, और वो 4 से कितने बन गए, 5। उसमें कहा जाता है दृश्याकृति श्रव्याकृति, इन दोनों को मिला के एक वर्ड कहा गया था आकारात्मक के नाम से। फिर आकार दृश्य बना, फिर आकार श्रव्य बना। इस आधार पर अलग हो गए। इस आधार पर 4 से कितने हो गए, 5। 6 की संख्या वो की वही, कितने खंड हो गए, 120। इसके बाद फिर वापस परिवर्तन हुआ किस में, प्रक्रिया में, और प्रक्रिया 5 से कितनी बन गई, 6। ये आपका 5 का 5, ये आपका 6, कितने खंड हो गए, 180। तो वर्तमान के अंदर 180 खंडों की बात की जाती है। और वैसे बुद्धि में मूल खंड कितने हैं, 120। एग्जाम में 120 आए तो वो में लगाने, 150 आए तो 150, 180 आए तो 180, तीनों आए तो 180 के रूप में। नहीं तो वर्तमान में ज्यादातर एग्जामों में 120 का जिक्र वहां पर होता है। अब इस सिद्धांत को अपन यहां पर समझते हैं तो इसके अंदर विषय वस्तु जिसके पार्ट यहां पर 5 हैं, प्रक्रिया जिसके पार्ट यहां पर 6 हैं, और उत्पाद जिसके पार्ट यहां पर 6 हैं। विषय वस्तु कहने का मतलब है समस्या का समाधान करने के लिए दी जाने वाली सामग्री, वो विषय वस्तु कहलाती है। समस्या का समाधान करने के लिए जो सामग्री आती है उसके माध्यम से प्राणी अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है, उसे प्रक्रिया कहा गया। और अंत में प्राणी को एक उत्पाद परिणाम की प्राप्ति होती है। प्रक्रिया यहाँ पर पहले नंबर पर आने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम कहें विषय वस्तु किसी भी रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है। दृश्याकृति हो सकती है, वो श्रव्याकृति हो सकती है, वो प्रतीकात्मक या संकेत के रूप में हो सकती है, वो भाषात्मक या शाब्दिक हो सकती है, वो व्यवहारात्मक हो सकती है। एक रूप में विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। उसके आधार पर प्राणी उन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, संज्ञान, उन चीजों को अपनी मेमोरी के अंदर लेखन करता है, उन्हें धारण करता है, उन पर चिंतन की प्रक्रिया का प्रयोग करता है। पहला चिंतन उन्हें हूबहू उसी रूप में याद करना, दूसरा चिंतन उन्हें अपसारी चिंतन के रूप में याद करना, फिर उनका मूल्यांकन करना। उस
आधार पर वो अलग अलग प्रकार की इकाइयां बना सकता है, अलग अलग श्रेणियों में उन्हें डिवाइड कर सकता है, उनका संबंध बता सकता है, उन्हें रूपांतरण कर सकता है, उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर सकता है और उनका निहितार्थ निकाल सकता है। जैसे हम कहें विभिन्न प्रकार की रंगों की जानकारी बच्चे को देनी, ठीक है, रंगों की जानकारी बच्चों को देनी है। अब वो रंग बच्चे के सामने वहां पर दृश्य आकृति के रूप में दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के कलर बच्चे को वहां दिखाए गए, वो विषय वस्तु के रूप में खिलाई। बच्चे ने पहले उन कलर के बारे में जाना, अपनी मेमोरी में उनको लिखा, उन्हें धारण किया, उन पर चिंतन किया। बच्चे ने पहले अभी सारी चिंतन, किस प्रकार का कलर ये कहलाता है, इस प्रकार कलर ये कहलाता है, इस प्रकार कलर ये कहलाता है। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, ये सोच के चलो, ठीक है। ये उसको यहाँ पर पता लग गया बच्चे को कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो इस प्रकार के रंग होते हैं, उनका क्रम इस प्रकार से होता है। ये बच्चे का कहला है अभी सारी चिंतन। लेकिन बच्चे ने सोचा कि इस प्रकार से मुझे याद न रहे, तो उसने उसको एक विबग्योर, जिसको अपन बेनी आह पी नाला कहते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसने उसको रिप्रेजेंट किया। ये कहलाएगा उसका अपसारी चिंतन कि एक से मैं रटूंगा, पहले बैंगनी होता है, बेनी, फिर नीला होता है, आसमानी होता है, इस प्रकार से तो उसका भूल जाऊं मैं, तो उसने विबग्योर के नाम से उसको या तो रिप्रेजेंट किया या बेनी आह पी नाला, एक प्रकार का सेंटेंस उसने बनाया। ये अपसारी चिंतन हुआ। मूल्यांकन के माध्यम से उसने इस चीज को परख लिया, ये उसने उस विषय वस्तु को याद कर लिया। अब उन कलर की वो अलग अलग इकाइयां बना सकता है, कौन कौन से कलर जो बैंगनी रंग में आते हैं, कौन कौन से कलर जो आसमानी में आते हैं, ब्लू में कौन कौन से रंग आते हैं, येलो में कौन कौन से आते हैं, पिंक का मतलब क्या है, रेड का मतलब क्या है, उन कलर की वो अलग अलग प्रकार की श्रेणियां यहां पर बना सकता है। सेम कलर को सेम प्रकार के रूप में रूपांतरित कर सकता है, उन्हें सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर सकता है और सब कलरों का एक नया निचोड़ निकाल सकता है। तो कहने का सिंपल सा अर्थ यहां पर निकल करके सामने आता है कि बुद्धि एक प्रकार की अलग अलग प्रकार के खंडों के रूप में होती है, अलग अलग खंड अलग अलग लेवल पर कार्य करता है। उस आधार पर बुद्धि के कुल मिलाकर के 120 खंड या 150 या 180 खंड का यहां पर जिक्र किया जाता है, जो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत के रूप में गिलफर्ड के द्वारा यहां पर प्रतिपादित किया गया।